कॉन्सिलिएशन क्या होता है, क्या इसके फीचर्स है, कॉन्सिलेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कम्युनिकेशन, प्रोसीडिंग, टर्मिनेशन एंड सेटलमेंट किस तरह से वर्क करता है, ये सभी कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे सेट सी द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के लेक्चर नंबर 4 में, जहां पर हम आपका फॉर्म सेट सी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कॉन्सिलिएशन को, जहां पर हम सीखने वाले कि कॉन्सिलिएशन का मीनिंग क्या होता है, क्या इसके फीचर्स है, एग्जांपल के थ्रू पूरी कॉन्सिलिएशन की जर्नी को समझेंगे, कैसे ये स्टार्ट होती है, कॉन्सिलेटर अपॉइंट होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती है एंड फाइनली आपका सेटलमेंट अग्रीमेंट डेवलप होता है। तो ये सभी चीजें हमें आज के सेशन में सीखने को मिलेगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 4 कॉन्सिलिएशन को हम स्टार्ट करेंगे हमारे कॉन्सिलिएशन के सिंपल से कंसेप्ट से कि कॉन्सिलिएशन का मीनिंग क्या है, किस तरह से ये एक्ट में डिफाइंड है एंड इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से पूरी कॉन्सिलिएशन की जर्नी को डिस्कस करेंगे। देन बात करेंगे कॉन्सिलिएशन के प्रोसेस की, कैसे आपके कॉन्सिलेटर अपॉइंट होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, प्रोसीडिंग्स होती है, एविडेंस दिए जाते हैं एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे कि सेटलमेंट कैसे होता है एंड टर्मिनेशन किस तरह से किया जाता है। तो ये हमारा कंसेप्चुअल पार्ट रहने वाला है। कंसेप्चुअल पार्ट के बाद हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे आईसीआई के स्टडी मैट पे और आईसीआई के सेशन के एमसीक्यू से, जो कि आईसीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो ये हमारे चैप्टर का छोटा सा ब्रीफ है। चलते स्टार्ट करते हमारे पहले टॉपिक कॉन्सिलिएशन से। तो बात करते हैं कि सर कॉन्सिलिएशन का मीनिंग क्या है। तो कॉन्सिलिएशन हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का एक तरीका है, जहां पर डिस्प्यूटिंग पार्टीज मिलकर एक न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट करते हैं एंड इस न्यूट्रल पर्सन को बोला जाता है कॉन्सिलिएटर। कॉन्सिलिएटर का काम होता है डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाना, यानी कि समझौता करवाना। अब सर ये कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो आर्बिट्रेशन के अंदर जो डिस्प्यूटिंग पार्टी न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट करती है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर का काम होता है डिसीजन देना। आर्बिट्रेटर बताएगा कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है। बट जो आपका कॉन्सिलेटर होता है, कॉन्सिलेटर का काम डिसीजन देना नहीं है, इसका काम है दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाना। और जब दोनों पार्टीज अग्री होती है कॉन्सिलेटर के डिसीजन से, तभी जाके सेटलमेंट होता है। आर्बिट्रेशन के केस में आर्बिट्रेटर का डिसीजन फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। बट कॉन्सिलिएशन के केस में जब तक दोनों पार्टी कॉन्सिलेटर के डिसीजन से अग्री नहीं होती, तब तक सेटलमेंट अग्रीमेंट नहीं बनेगा। एक बार सेटलमेंट अग्रीमेंट बन गया तो सेटलमेंट एग्रीमेंट बाइंडिंग रहेगा दोनों पार्टीज के ऊपर। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है कॉन्सिलेटर एंड आर्बिट्रेशन के बीच में, और यही हमारा कॉन्सिलिएशन का मीनिंग भी है। तो यहां पर दो ही पार्टी के अंदर डिस्प्यूट होने वाला है। डिस्प्यूट के केस में दोनों पार्टी डिसाइड करेगी कि हमें कोर्ट में नहीं जाना है, हमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाना है। और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर पार्टीज चूज करती है कि एक न्यूट्रल कॉन्सिलेटर को अपॉइंट किया जाए। ये न्यूट्रल कॉन्सिलेटर दोनों पार्टीज की बातें सुनेगा, दोनों पार्टीज को समझाएगा कि इस तरह से सेटलमेंट किया जाता है। अगर दोनों पार्टीज अग्री हो जाएगी तो दोनों के बीच में सेटलमेंट एग्रीमेंट एंटर किया जाएगा। एक बार एग्रीमेंट एंटर हो गया दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ, तो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज पर रहेगा बाइंडिंग। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सिलिएशन का कंसेप्ट है। समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू पूरी कॉन्सिलिएशन प्रोसेस की जर्नी को समझते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में आज आ चुके हैं मोदी जी। तो समझते हैं इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है। तो मान लेते हैं कि दो कंट्री है, ईरान और यूएसए, इन दोनों के बीच में हो जाता है डिस्प्यूट। यूएस बोलता है ईरान को कि आप न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बनाएंगे, ईरान बोलता है कि आप हमारे बीच में दखल अंदाजी मत करो, हमारी इच्छा होगी वो हम करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी हमारी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बात सुनते यूएस को आता है गुस्सा और यूएस कर देता है ईरान के ऊपर हमले। जैसे ही ईरान के ऊपर हमले होने लगते हैं तो ईरान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो यूएस के ऊपर हमला कर सके, तो ईरान करता है मिडल ईस्ट पर हमला। मिडल ईस्ट में जहां जहां पर यूएस के बेस है, एम्बेसीज है, इनके मिलिट्री ऑपरेशन चलते हैं, वहां पर ईरान करता है हमला और इनके यहां से जो भी पेट्रोल के, क्रूड ऑयल के जहाज निकलते, इनके ऊपर लगाता है रोक। तो ईरान के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां पर ईरान ने लगा दी है रोक। अब इससे क्या
हो रहा है, इससे आपके जो क्रूड ऑयल के प्राइस है यूएस के अंदर ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से रेट कट नहीं मिल रहे हैं, तो यूएस के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये इन दोनों पार्टीज के बीच में सिंपल सा डिस्प्यूट चल रहा है। अब डिस्प्यूट के अंदर ईरान को क्या लॉस हो रहा है कि ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, यूएस को क्या लॉस हो रहा है कि यूएस के यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और यहां पर आपके यूएस को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के केस में रेट कट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो दोनों ही पार्टीज को यहां पर लॉस हो रहा है डिस्प्यूट की वजह से। अब दोनों ही पार्टी सोचते हैं कि इस डिस्प्यूट को हमें रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए दोनों ही पार्टी ने डिसाइड करा कि हम लोग कॉन्सिलिएशन का अप्रोच यूज करेंगे। तो कॉन्सिलिएशन के अंदर दोनों पार्टीज मिलकर एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं। तो दोनों की कंसेंट के साथ मोदी जी को अपॉइंट किया जाता है कॉन्सिलेटर, और मोदी जी दोनों ही पक्षों की बातें सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, इनको समझौते के लिए अलग अलग ओपिनियन देते हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और दोनों ही पार्टी यहां पर मान जाते हैं कि मोदी जी बहुत विद्वान है, मोदी जी तो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। तो दोनों ही पार्टीज के बीच में हो जाता है सेटलमेंट। मोदी जी बोलते हैं कि यूएस ईरान के ऊपर हमले नहीं करेगा और ईरान यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को बाकी कंट्री सपोर्ट करने वाली है, ईरान की प्रोटेक्शन बाकी कंट्रीज करने वाली है। तो इस तरह से दोनों ही पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है और इस सेटलमेंट के अंदर ना ही कोई पार्टी जीती है ना ही कोई पार्टी हारी है, ये एक तरह का समझौता है। इस समझौते से दोनों पार्टीज को फायदा हुआ है, तो इसी को हम लोग कॉन्सिलिएशन बोलते हैं एंड इसी के बेसिस पर सभी फीचर्स को करते हैं डिस्कस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्सिलिएशन वॉल्यूंटरी होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज अग्री होनी चाहिए कॉन्सिलिएशन के लिए, तभी जाके कॉन्सिलिएशन किया जाएगा। इस एग्जांपल के अंदर ईरान और यूएस दोनों ने अग्री करा था कि मोदी जी को कॉन्सिलेटर अपॉइंट किया जाए और मोदी जी जो बोलेंगे उसी समझौते को फॉलो किया जाएगा। तो ये बिल्कुल पूरा वॉलंटरी प्रोसेस रहता है। ये आपका नॉन एडवर्सियल है। नॉन एडवर्सियल मतलब ना ही कोई पार्टी जीतेगी ना ही कोई पार्टी हारेगी, दोनों पार्टी का यहां पर फायदा होने वाला है। तो यहां पर किसी भी एक पार्टी के फेवर में डिसीजन नहीं आएगा, यहां पर दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट होगा, समझौता होगा। इसी को हम लोग नॉन एडवर्सरियल बोलते हैं। आपका आर्बिट्रेशन एडवर्सरियल होता है, क्योंकि यहां पर एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है, बट कॉन्सिलिएशन के अंदर सेटलमेंट होता है, समझौता होता है। यहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। तो जब मोदी जी इन दोनों लीडर से मिलेंगे तो ये तीनों लीडर मिलकर एक बंद कमरे के अंदर डिस्कशन करेंगे। यहां पर दोनों ही लीडर अपने अपने पॉइंट रखेंगे, मोदी जी इन दोनों को सुलझाएंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे, सेटलमेंट के पॉइंट प्रपोज करेंगे और फाइनली सेटलमेंट किया जाएगा। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी यहां पर मेंटेन की जाती है। असिस्टेड प्रोसीजर है। अगर ये दोनों ही आपके यूएस और ईरान साथ में मिलकर बात करते तो बातें कम होती और लड़ाई ज्यादा होती। तो इसीलिए यहां पर एक कॉन्सिलेटर को लेकर आया जाता है, जो कि आपकी बात करने के अंदर, कम्युनिकेशन करने के अंदर असिस्टेंस देता है। तो ये आपका असिस्टेड प्रोसीजर है, जहां पर कॉन्सिलेटर पूरी प्रोसीडिंग्स को असिस्ट करता है एंड आपके बीच में सेटलमेंट करवाता है। और यहां पर एक बार सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हो गया, दोनों पार्टीज ने अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट को अग्री कर लिया, साइन कर दिया, तो अब ये बाइंडिंग रहने वाला है दोनों पार्टीज के ऊपर। दोनों पार्टीज को ये एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी सेटलमेंट एग्रीमेंट को तोड़ती है तो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इनके थ्रू इसको एनफोर्स किया जा सकता है। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल था, जिसके बेसिस पर कवर करते हमारे अगेन फीचर्स को। तो सबसे पहले बात करी थी कि दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज की विलिंगनेस होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए कि हमें आपके कॉन्सिलिएशन में जाना है। अगर एक पार्टी कॉन्सिलिएशन में जाना चाहती है, दूसरी पार्टी कॉन्सिलिएशन पर विश्वास नहीं रखती, तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। यहां पर पार्टीज के पास ऑटोनॉमी है, फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोसेस को लेकर, ये अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस को डिफाइन कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग कॉन्सिलेटर को अपॉइंट कर सकती है, रूल्स बना सकती है। तो दोनों ही पार्टीज के पास 100% इंडिपेंडेंस रहेगा। नॉन एडवर्सियल प्रोसेस है ये, यहां पर कोई भी पार्टी हारेगी नहीं, जीतेगी नहीं, दोनों के बीच में सेटलमेंट होगा, समझौता होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी मेंटेन करेंगे और एक बार सेटलमेंट रीच हो गया तो सेटलमेंट फाइनल है, दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग है। कवर करते हैं हमारे स्टडी मैट से। तो स्टडी मैट के अंदर चैप्टर नंबर 4 कॉन्सिलिएशन है। सबसे पहले यहां पर कॉन्सिलिएशन को एक्सप्लेन कराए कि कॉन्सिलिएशन होता क्या है। तो कॉन्सिलिएशन के अंदर दोनों पार्टीज को असेस किया जाता है कि कॉमन ग्राउंड पर आके एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करें। तो यहां पर दोनों पार्टीज ऐसे सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करती है जिससे दोनों का फायदा हो और दोनों के बीच का डिस्प्यूट हो जाए खत्म। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल है, यहां पर पार्टीज एग्रीमेंट करती है कॉमन प्रॉब्लम या फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाता है एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन, जिसको कॉन्सिलेटर बोला जाता है।
अब यहां पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये आपका वॉलंटरी प्रोसेस है, दोनों पार्टीज की कंसेंट होगी तभी कॉन्सिलेशन होने वाला है। तो यहां पर पार्टीज को फोर्स करके आप कॉन्सिलेशन नहीं करवा सकते हो और आउटकम यहां पर नॉट बाइंडिंग होगा। अगर आपने फोर्स करके कॉन्सिलेशन करवा दिया तो जो भी आपके कॉन्सिलेशन का आउटकम है वो बाइंडिंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज की वॉलंटरी कंसेंट नहीं थी। नॉन एडवर्शियल रहेगा, यानी पार्टीज यहां पर एक दूसरे के अगेंस्ट में काम नहीं करेगी, एक दूसरे के साथ में मिलकर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर कोई भी करेक्ट या फिर रॉन्ग नहीं होगा, दोनों पार्टीज का यहां पर फायदा होगा। असिस्टेड प्रोसीजर है, यहां पर कॉन्सिलेटर प्रेजेंट रहेंगे जो कि हर प्रोसेस के अंदर, हर कम्युनिकेशन के अंदर आपका साथ देंगे, आपको असिस्टेंस देंगे। फाइनलिटी होगी सेटलमेंट की, जो भी फाइनल होगा दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा और कॉन्फिडेंशियलिटी यहां पर मेंटेन करी जाएगी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर अगर एक पार्टी कॉन्सिलेटर के साथ कोई बात शेयर करती है तो कॉन्सिलेटर को यह बात दूसरी पार्टी के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक पार्टी ने बोल दिया कि ये जो बात हम आपको बता रहे हैं ये दूसरी पार्टी के साथ शेयर मत करना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, तो कॉन्सिलेटर इस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगा। यही चीज यहां पर बोली कि ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कॉन्सिलेटर को कोई एक पार्टी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है और अदर पार्टी, अनलेस पार्टी गिविंग इंफॉर्मेशन, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली तो आपको अदर पार्टी के साथ शेयर करनी है, अनटिल एंड अनलेस जिस पार्टी ने इंफॉर्मेशन दी उसने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट कहा है कि इसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। यही सेम कंसेप्ट हम लोग थोड़ी देर में आपके सेक्शन में भी कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा सिंपल से फीचर्स थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सिलेशन इन इंडिया, कि कॉन्सिलेशन का प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से प्रोविजन इस कॉन्सिलेशन के प्रोसेस को कवर करते हैं, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में सीखना है। तो चलते हैं, सीखते हैं कॉन्सिलेशन की प्रोसीडिंग्स को। तो ये रहा हमारा कॉन्सिलेशन इन इंडिया का कंसेप्ट। कॉन्सिलेशन को कवर करता है हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। हमने आपके लेक्चर नंबर 2 के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट का स्ट्रक्चर सीखा था, जहां पर पूरे एक्ट को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 था आर्बिट्रेशन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 था एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, जो कि लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। और पार्ट 3 है आपका कॉन्सिलेशन, जो कि इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं। पार्ट 4 था आपका मिसलेनियस प्रोविजन, जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है। तो जो आपका पार्ट 3 था कॉन्सिलेशन, यही गवर्न करने वाला है आपके पूरे कॉन्सिलेशन की प्रोसेस को। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के अंदर जो पार्ट 3 है, सेक्शन 61 से 81 को कवर करता है। ये आपके कंसिलेशन के प्रोसेस को गवर्न करेगा। प्लस आपका जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सेक्शन 89 भी यहां पर गवर्न करने वाला है। तो आपके कंसिलेशन के प्रोसेस को कौन डिफाइन करेगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के सेक्शन 61 से 81 प्लस आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सेक्शन नंबर 89। तो ये हमारा गवर्निंग स्ट्रक्चर है, गवर्निंग बॉडी है। अब यहां पर स्कोप है कॉन्सिलेशन का, कि कॉन्सिलेशन कहां कहां पर अप्लाई होगा। तो कॉन्सिलेशन आपके सभी तरह के लीगल रिलेशनशिप पर अप्लाई होने वाला है। तो आपका किसी भी तरह का लीगल रिलेशनशिप हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर ना हो, उसके ऊपर कॉन्सिलेशन अलाउड है, कॉन्सिलेशन एंटर किया जा सकता है। बस 2 ही केस के अंदर कॉन्सिलेशन अलाउड नहीं है। कौन कौन से 2 केस है? पहला केस है कि पार्टीज ने स्पेसिफिकली मना कर दिया कि हमें कॉन्सिलेशन में नहीं जाना है, तो पार्टीज के एग्रीमेंट ने ही एक्सक्लूड कर दिया है कि हम लोग डिस्प्यूट को कॉन्सिलेशन में रिजॉल्व नहीं करेंगे। और दूसरा केस है कि लॉ ने मना कर दिया कि इस डिस्प्यूट को कॉन्सिलेशन से रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। तो प्रोहिबिटेड बाय स्पेसिफिक लॉज या फिर पार्टीज ने एक्सक्लूड कराए, केवल तभी आप लोग कॉन्सिलेशन में नहीं जा सकते हो। बाकी हर तरह के लीगल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर ना हो, आप कॉन्सिलेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हो। तो यही हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 61। कवर करेंगे स्टडी मैट से। तो स्टडी मैट के प्रोविजंस को हम थोड़ा सा फास्ट कवर करने वाले, क्योंकि यहां पर रिपीटेशन होता है। हमने एक बार कंसेप्ट समझ लिया, उसको वापस से हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, तो यहां पर हम थोड़ा सा फास्ट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला कि कॉन्सिलेशन को गवर्न करता है पार्ट 3 यानी सेक्शन 61 से 81 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, प्लस आपका जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसका सेक्शन 89 गवर्न करेगा कॉन्सिलेशन की प्रोसेस को। सेक्शन 61 स्कोप की बात करता है, तो स्कोप बोलता है कि सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ, या तो कोई लॉ प्रोवाइड कर दे या फिर अनलेस पार्टीज हैव अदरवाइज अग्रीड। तो या तो लॉ प्रोवाइड कर दे या फिर पार्टी ने कुछ और अग्री करा है, आपका पार्ट शैल अप्लाई टू कॉन्सिलेशन ऑफ डिस्प्यूट। यानी इन 2 केस के अलावा जो आपका ये वाला पार्ट है, सर कौन सा पार्ट है? ये है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 आपके सभी डिस्प्यूट पर अप्लाई होने वाला है।
तो पार्ट आपका अप्लाई हुआ कॉन्सिलेशन ऑफ डिस्प्यूट पर और जितनी भी प्रोसीडिंग यहां पर होने वाली है। सेकंड प्रोविजो बोलता है कि सर नॉट अप्लाई वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स सर्टेन डिस्प्यूट मे नॉट बी सबमिटेड टू कॉन्सिलेशन। अगर आपका कोई लॉ बोलता है कि ये सर्टेन डिस्प्यूट्स आप लोग कॉन्सिलेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो वो सभी डिस्प्यूट आप कॉन्सिलेशन के अंदर नहीं लेकर जाएंगे। जैसे आपके जितने भी क्रिमिनल प्रोसेस होते हैं, कोई किडनैपिंग का केस है, मर्डर का केस है, इस तरह के जितने भी क्रिमिनल केसेस होंगे, ये क्रिमिनल केसेस कॉन्सिलेशन में नहीं जाएंगे, ये सब तो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जो सिविल केसेस होते हैं जनरली वो आप कॉन्सिलेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा एप्लीकेशन एंड स्कोप था। अब यहां से हमारी कमेंसमेंट होती है प्रोसेस ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग। अब यहां से हमारा कंसिलेशन का प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाला है। कंसिलेशन स्टार्ट होता है हमारे कॉन्सिलेटर के अपॉइंटमेंट से। तो चलते समझते किस तरह से कंसिलेटर होने वाले हैं अपॉइंट। तो सबसे पहला है हमारा यहां पर सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 बात करता है कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग किस तरह से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट होने के बाद कॉन्सिलेटर का किया जाएगा अपॉइंटमेंट। तो अगर आपके बीच में और किसी और पार्टी के बीच में डिस्प्यूट होता है, मतलब दो पार्टीज के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है और आप चाहते हो कि आपको कॉन्सिलेशन के अंदर जाना है, तो कॉन्सिलेशन में जाने के लिए आपको लिखने के अंदर लिखित खत आपको सामने वाली पार्टी को भेजना पड़ेगा, मतलब राइटिंग के अंदर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो सेक्शन 62(1) बोलता है आपके इनिशिएशन को लेकर के रिटर्न इन्विटेशन आपको भेजना पड़ेगा और डिस्प्यूट की ब्रीफ डिटेल इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से रिटर्न इन्विटेशन आपको भेजना है सामने वाली पार्टी के साथ जिसके साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है। सामने वाली पार्टी को आप रिटर्न इन्विटेशन भेजेंगे। रिटर्न इन्विटेशन के अंदर आप एक टाइम लाइन मेंशन करेंगे कि आपको इस टाइम लाइन के अंदर इस इन्विटेशन का जवाब देना है। अगर सामने वाली पार्टी ने आपका रिटर्न इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस भी आपके पास राइटिंग फॉर्म में आना चाहिए। अगर आप सामने वाली पार्टी को लिखित के अंदर इन्विटेशन भेज रहे हो कि आपको कॉन्सिलेशन में हमारे साथ आना है क्या, अगर सामने वाली पार्टी को एक्सेप्ट करना है तो सामने वाली पार्टी को राइटिंग के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी भी तरह का वर्बल एक्सेप्टेंस आपके कॉन्सिलेशन को इनिशिएट नहीं करेगा। तो लिखित के अंदर इनवाइट करेंगे और लिखित के अंदर ही आपके कॉन्सिलेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वर्बल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ कॉन्सिलेशन। अगर यहां पर लिखित में आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है, आपकी प्रोसीडिंग हो जाएगी यहां पर स्टार्ट और कॉन्सिलेशन हो जाएगा स्टार्ट। तो यहां पर लिखित के अंदर एक्सेप्टेंस पर कॉन्सिलेशन स्टार्ट होता है। अगर सामने वाली पार्टी कॉन्सिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको लिखित में ही आपको मना करना पड़ेगा। तो आपको राइटिंग में मना करना पड़ेगा। सामने वाली पार्टी कॉन्सिलेशन नहीं करना चाहती बट आपने उनको इन्विटेशन भेज दिया है तो उनको लिखित में आपको मना करना होगा कि हमें यहां पर कॉन्सिलेशन में नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो आपकी कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होने वाली है। अब तीसरा केस होता है कि आपने सामने वाली पार्टी को इन्विटेशन भेज दिया बट सामने वाली पार्टी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने आपका मैसेज सीन कर लिया, मैसेज सीन करके आपको छोड़ दिया है सीन मैसेज के ऊपर। तो उस केस में क्या होने वाला है, तो यहां पर कॉन्सिलेशन एक्ट आपको बोलता है कि आपने अगर कोई टाइम मेंशन करा था इस एग्रीमेंट के अंदर, मान लीजिए आपने यहां पर टाइम मेंशन करा था 60 डेज का, तो 60 डेज के टाइम के लिए आप वेट करेंगे। 60 डेज में कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो आप इसको मान लेंगे कि सामने वाली पार्टी ने रिजेक्ट करा है और रिजेक्शन का रिटर्न नोटिस आप उनको भेजेंगे। तो आपका कॉन्सिलेशन एक्ट बोलता है कि अगर आपने टाइम लिमिट मेंशन करी है 60 डेज, अगर आपने मेंशन करी तो 60 डेज तक वेट कर लेना। अगर आपने टाइम लिमिट मेंशन नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट 30 डेज की लिमिट लगने वाली है एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो आपकी टाइम लिमिट मेंशन है तो आपकी टाइम लिमिट अप्लाई होगी। टाइम लिमिट मेंशन नहीं है तो 30 डेज की बाय डिफॉल्ट टाइम लिमिट अप्लाई होगी। सामने वाली पार्टी ने 30 डेज में जवाब नहीं दिया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको उनका रिजेक्शन मान सकते हो कि सामने वाली पार्टी कॉन्सिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है और आप उनको राइटिंग में इंफॉर्म कर सकते हो कि हमने आपको इन्विटेशन भेजा था, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है तो हम इसको आपका रिजेक्शन मान रहे हैं एंड इसको रिजेक्शन माना जाएगा। तो ये होता है हमारा सेक्शन नंबर 62 जो कि बात करता है कि किस तरह से कॉन्सिलेशन होगा स्टार्ट। अब मान लेते हैं कि इन तीनों केस के अंदर से आपका केस बनता है एक्सेप्टेंस वाला, कॉन्सिलेशन हो जाता है स्टार्ट। अब कॉन्सिलेशन स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला काम है कॉन्सिलेटर अपॉइंट करना। अब कॉन्सिलेटर कितने अपॉइंट करने ये बताएगा सेक्शन नंबर 63। तो सेक्शन 63 बोलता है कि अगर पार्टीज ने कुछ डिसाइड नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट एक सिंगल कॉन्सिलेटर अपॉइंट कर लो। जितने कम कॉन्सिलेटर उतना इजी प्रोसेस रहता है। तो बाय डिफॉल्ट लॉ ने बोला कि एक सिंगल कॉन्सिलेटर अपॉइंट करो। तो डिफॉल्ट कॉन्सिलेटर आपका हुआ
1 है, लेकिन अगर पार्टीज का अग्रीमेंट होता है कि हमें तो 2 चाहिए 3 चाहिए, तो अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर चाहिए तो आप ज्यादा नंबर भी अपॉइंट कर सकते हो, बट एंश्योर करना कि सभी को साथ में काम करना पड़ेगा। तो अगर सिंगल कॉन्सिलेटर तो वो तो वैसे भी इंडिपेंडेंटली काम करेगा, अगर मल्टीपल कॉन्सिलेटर है तो इन सभी को साथ में काम करना है, साथ में इनको अपना डिसीजन देना है कि यहां पर क्या समझौता होना चाहिए, क्या समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सेक्शन नंबर 63 बोलता है कि डिफॉल्ट प्रोविजन है 1 कॉन्सिलेटर, लेकिन पार्टी डिसाइड कर सकती है मल्टीपल कॉन्सिलेटर जिनको साथ में काम करना पड़ेगा। अब यहां पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन नंबर 63 ने आपको यह नहीं बताया कि नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर आपके पास कितने होने चाहिए। इसने यह मेंशन नहीं करा कि आपके पास ऑड नंबर या फिर इवन नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर होने चाहिए। बट जब हमने आपका आर्बिट्रेशन पढ़ा था तो आर्बिट्रेशन के अंदर सेक्शन नंबर 10 ने बोला है कि आर्बिट्रेशन के अंदर हमेशा ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होने चाहिए। तो आर्बिट्रेशन के अंदर आपके 1 आर्बिट्रेटर, 3 आर्बिट्रेटर, 5 आर्बिट्रेटर, 7 आर्बिट्रेटर, कितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हो सकते, बट हमेशा ऑड नंबर के अंदर आर्बिट्रेटर होंगे। कॉन्सिलेशन के अंदर ऑड या फिर इवन नंबर, कितने भी नंबर के अंदर कॉन्सिलेटर हो सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझते हैं हमारे कंसेप्ट नोट से। तो स्टडी मैट में सेक्शन 62 बात करता है कि किसी पार्टी के साथ कॉन्सिलेशन करना है तो उनको लिखित के अंदर इनवाइट कर देना, लिखित के अंदर उनको निमंत्रण भेज देना। निमंत्रण को या तो पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें राइटिंग में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइटिंग में एक्सेप्ट करने पर प्रोसीडिंग हो जाएगी स्टार्ट। अगर उन्होंने वर्बल एक्सेप्टेंस दिया है तो वर्बल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर उन्हें रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी इन्हें राइटिंग में करना पड़ेगा, और रिजेक्ट करने पर कोई भी कॉन्सिलेशन नहीं होगा। अब पार्टी ने ना ही एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट करा, टाइम लिमिट जो आपने दिया था वो एक्सपायर हो गया, या फिर आपने टाइम लिमिट नहीं दिया तो 30 डेज का टाइम एक्सपायर हो गया। तो अगर 30 डेज में कोई रिप्लाई नहीं आया है या फिर अदर टाइम जो आपने स्पेसिफाई करा उसमें रिप्लाई नहीं आया है, तो उस केस के अंदर आप इलेक्ट कर सकते हो कि सामने वाली पार्टी ने रिजेक्ट करा है। आप ये नहीं इलेक्ट कर सकते कि सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट करा है। अगर नो रिस्पॉन्स है तो उनको इनका रिजेक्शन माना जाएगा, और रिजेक्शन के केस में आप उनको राइटिंग में इंफॉर्म कर देना कि हमने आपका रिजेक्शन इसको कंसिडर करा है। सेक्शन 62 के बाद यहां पर सिंपल सी बात मेंशन है कि वर्बल या फिर ओरल एक्सेप्टेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 63 बात करने वाला है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर होंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर पार्टीज ने कुछ अग्री नहीं किया है तो एक ही कॉन्सिलेटर अपॉइंट करिए। पार्टीज के बीच में कोई अग्रीमेंट है कि आपको 2 या फिर 3 कॉन्सिलेटर चाहिए, तो उस केस के अंदर सभी कॉन्सिलेटर को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट है। अब मान लेते हैं कि पार्टीज ने नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर डिसाइड कर लिए, अब कॉन्सिलेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा ये समझेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। पहले यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। जो सेक्शन नंबर 10 है उसने बोला था कि आर्बिट्रेटर आपके ऑड नंबर के अंदर होने चाहिए, लेकिन सेक्शन 63 जो अभी हमने डिस्कस करा है यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक आर्बिट्रेटर भी रख सकते हो, मोर देन 1 आर्बिट्रेटर भी रख सकते हो, तो ऑड या फिर इवन नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर रख सकते हो। सॉरी, तो सेक्शन 63 आपके कॉन्सिलेशन की बात कर रहा है कि यहां पर ऑड या फिर इवन कितने भी नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर हो सकते हैं। सेक्शन नंबर 10 ने बोला था कि केवल ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन नंबर 64 जो कि डिस्कस करेगा कि कॉन्सिलेटर आप किस तरह से अपॉइंट करोगे, कौन पार्टी कितने नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेगी। सेक्शन 64 एक्सप्लेन करता है। चलते हैं समझते हैं हमारे सेक्शन नंबर 64 को। तो सेक्शन नंबर 64 बोलता है कि सभी कॉन्सिलेटर का अपॉइंटमेंट अग्रीमेंट के साथ होगा, लेकिन प्रोसेस आपको फॉलो करना रहेगा। अगर आपने डिसाइड करा कि एक ही कॉन्सिलेटर हमें अपॉइंट करना है तो दोनों पार्टीज मिलकर यहां पर सोल कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करेगी। मान लेते हैं आपने डिसाइड करा कि 2 कॉन्सिलेटर हमें यहां पर चाहिए, तो 2 कॉन्सिलेटर के केस में दोनों पार्टी एक एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेगी। तो यहां पर क्या होने वाला है, दोनों पार्टीज के पास इंडिपेंडेंस है कि अपना अपना एक कॉन्सिलेटर यहां पर अपॉइंट कर सकती है। तो यहां पर दोनों पार्टीज का अग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज को इंडिपेंडेंटली अपना अपना एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट करना है। अगर 3 कॉन्सिलेटर होते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सबसे पहले दोनों पार्टी अपना अपना एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेगी, और तीसरे कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद तीसरा कॉन्सिलेटर अपॉइंट होगा, जिसको
प्रिसाइडिंग कॉन्सिलेटर बोला जाएगा। अब ये प्रिसाइडिंग कॉन्सिलेटर ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी बात सभी को माननी पड़ेगी। ये प्रिसाइडिंग कॉन्सिलेटर भी आपके बाकी कॉन्सिलेटर की तरह ही रहेगा। ऐसा नहीं हुआ कि डिस्प्यूट के केस में इसी की बात को मानेंगे, तीनों कॉन्सिलेटर सेम लेवल के ऊपर रहने वाले हैं। तो ये हमारा अपॉइंटमेंट करने का सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है आपके थर्ड वाले केस के अंदर, आपको यहां पर आईसीआई कंफ्यूज करता है। आईसीआई यहां पर बोलता है कि तीन कॉन्सिलेटर के केस में आपको यह बात तो पता है कि दोनों पार्टी एक एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेंगे, लेकिन ये जो थर्ड कॉन्सिलेटर है, जो आपका प्रिसाइडिंग कॉन्सिलेटर है, इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो आईसीआई यहां पर आपको ऑप्शन देता है कि आपने जो कॉन्सिलेटर अपॉइंट करे ये दोनों मिलकर अपॉइंट करेंगे, या फिर डिस्प्यूटिंग पार्टीज अपॉइंट करेगी, या फिर कोई और थर्ड पर्सन अपॉइंट करेगा। तो इस थर्ड कॉन्सिलेटर को डिस्प्यूटिंग पार्टीज ही अपॉइंट करेगी। जो आपके चुने हुए कॉन्सिलेटर है ये किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपका अग्रीमेंट का तरीका है। दूसरा तरीका है आपका असिस्टेंस का। मान लीजिए दोनों पार्टीज को कॉन्सिलेटर के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहते कि कोई न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन आपका अपॉइंटमेंट करे, तो ये दोनों ही पार्टी चली जाएगी एक इंस्टीट्यूशन के पास, और इंस्टीट्यूशन को आप दो तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हो। सॉरी, तो आप इंस्टीट्यूशन को दो तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हो। पहली रिक्वेस्ट है आप इंस्टीट्यूशन को बोलोगे कि आपके पास जितने भी कॉन्सिलेटर्स के नेम है ये आप हमें रिकमेंड करिए बेस्ड ऑन आवर डिस्प्यूट। जिस तरह का डिस्प्यूट है उस तरह के कॉन्सिलेटर इंस्टीट्यूट आपको रिकमेंड करेगा, एंड वहां से आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा कॉन्सिलेटर आपकी प्रोसीडिंग्स को यहां पर कॉन्सिलेट करना चाहिए। तो या तो आपको इंस्टीट्यूशन यहां पर रिकमेंड करेगा नेम, या फिर आप इंस्टीट्यूट को बोल दोगे कि आप हमारे लिए डायरेक्टली कॉन्सिलेटर का अपॉइंटमेंट कर दीजिए। तो यहां पर अगर पार्टी रिक्वेस्ट करेगी तो यहां पर इंस्टीट्यूट आपके लिए डायरेक्टली कॉन्सिलेटर का अपॉइंटमेंट भी करके देगा। तो यहां पर दो तरीके आपके पास निकल कर आए हैं। दोनों पार्टीज अग्रीमेंट के थ्रू जा सकती है, या फिर कोई कॉन्सिलेशन इंस्टीट्यूट के पास जाकर उनको रिक्वेस्ट कर सकती है कि नाम रिकमेंड करो या फिर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करो। कवर करते हैं आपके स्टडी मैट से। तो सेक्शन 64 सबसे पहले बात करता है अग्रीमेंट की, कि दोनों पार्टीज के अंदर अग्रीमेंट है तो किस तरह से कॉन्सिलेटर डिसाइड होंगे। अगर एक कॉन्सिलेटर है तो दोनों पार्टीज डिस्कस करके सोल कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करेगी। अगर दो कॉन्सिलेटर है तो दोनों पार्टी एक एक कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करने वाली है। तीन कॉन्सिलेटर है तो दोनों पार्टी पहले एक एक कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करेगी, और तीसरे के लिए दोनों पार्टीज डिस्कस करके साथ में डिसाइड करेगी कि थर्ड कॉन्सिलेटर कौन होना चाहिए, और पार्टी यहां पर अग्री करेगी थर्ड कॉन्सिलेटर के नेम पर। अगर पार्टीज को चाहिए कोई इंस्टीट्यूशन का असिस्टेंस जो कि कॉन्सिलेशन के फील्ड में काम करता हो, तो इंस्टीट्यूट के पास जाकर पार्टीज रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप हमें नाम रिकमेंड करो। तो पार्टी रिकमेंड करेगी, पार्टी रिक्वेस्ट करेगी कि हमें नाम रिकमेंड करो, उन नाम में से हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई कॉन्सिलेटर को अपॉइंट कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं कि आप डायरेक्टली हमारे लिए कॉन्सिलेटर का अपॉइंटमेंट करिए। तो ये हमारे पास दो तरीके, अग्रीमेंट का या फिर असिस्टेंस का। और यहां पर एक सिंपल सी बात बोलिए कि जब आपका इंस्टीट्यूट आपके लिए कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करेगा तो आपका जो केस है, आपका जो डिस्प्यूट है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनकी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो जब आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी या फिर अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे इंडिपेंडेंट और इंपार्शियल कॉन्सिलेटर को। और यहां पर जो आपका सोल और थर्ड कॉन्सिलेटर होगा, अगर आपके केस में अप्लाई होता है, तो उसमें ट्राई किया जाता है कि जो पार्टीज की नेशनलिटी है और जो आपके कॉन्सिलेटर की नेशनलिटी वो डिफरेंट हो, ताकि आपको एकदम इंडिपेंडेंस मिले, इंपार्शियलिटी मिले। तो यहां पर एडवाइजेबल होता है कि जो आप कॉन्सिलेटर को अपॉइंट कर रहे हो उसकी नेशनलिटी अलग हो, अदर देन द नेशनलिटी ऑफ द पार्टीज। अगर दोनों पार्टीज इंडियन है तो आपका इंस्टीट्यूट रिकमेंड करेगा या फिर ट्राई करेगा कि किसी नॉन इंडियन को आपका कॉन्सिलेटर बनाया जाए, ताकि यहां पर किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं रहे। और ये केवल और केवल एडवाइजेबिलिटी है, ये कोई रिक्वायर्ड या फिर मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ये यहां पर केवल एक्ट ने आपको एडवाइस करा है कि इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। सेक्शन नंबर 64 के अंदर आपने कॉन्सिलेटर का अपॉइंटमेंट कर लिया। अब अपॉइंटमेंट के बाद कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होगी स्टार्ट, और सबसे पहले बातें होगी आप लोगों के बीच में, मतलब सबसे पहले होने वाला है कम्युनिकेशन। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका प्रिसाइडिंग कॉन्सिलेटर होता है, जहां पर आपने तीन कॉन्सिलेटर डिसाइड करे तो एक एक कॉन्सिलेटर आपने मिलकर डिसाइड कर लिया। जो थर्ड कॉन्सिलेटर है इसके बीच, इसको डिसाइड करने के लिए आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो थर्ड कॉन्सिलेटर को प्रिसाइडिंग कॉन्सिलेटर बोला जाता है। तो ये कोई ऑथराइज नहीं है बाइंडिंग डिसीजन लेने के लिए। जहां पर भी डिफरेंस होगा तो आपका प्रिसाइडिंग कॉन्सिलेटर कोई भी बाइंडिंग पर्सन नहीं है, ये आपके बाकी कॉन्सिलेटर की तरह एक सिंपल पर्सन ही रहेगा।
नेक्स्ट है आपके पास सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कॉन्सिलेटर। कॉन्सिलेटर अपॉइंट हो चुके हैं, अब दोनों पार्टीज को अपनी अपनी बातें रखनी है, अपने अपने स्टेटमेंट रखने हैं। तो स्टेटमेंट रखने का प्रोसेस क्या होगा, ये सेक्शन 65 डिफाइन करता है। समझते हैं सेक्शन 65 को। अब जितने भी आपके सेक्शन है बहुत ही सिंपल और इजी सेक्शन रहने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोसीडिंग चलने वाली है। सेक्शन 65 बात करता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट को लेकर। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपके जो आर्बिट्रेटर भैया होंगे ये दोनों पार्टीज को बोलेंगे कि आप अपने अपने स्टेटमेंट मुझे जमा कराइए, और जो भी स्टेटमेंट आप मुझे जमा कर रहे हैं ये सामने वाली पार्टी को भी आपको देने पड़ेंगे। तो यहां पर आपके आर्बिट्रेटर भैया ने दोनों ही पार्टी से पूछा है कि आपका डिस्प्यूट क्या है और डिस्प्यूट के क्या क्या फैक्ट्स है ये आप मुझे सबमिट करिए। तो दोनों पार्टीज डिस्प्यूट के फैक्ट सबमिट करेगी कॉन्सिलेटर को, और जो फैक्ट इन्होंने यहां पर सबमिट कॉन्सिलेटर को करें वो एक दूसरे को भी सबमिट किए जाएंगे। तो यहां पर ब्रीफ रिटर्न स्टेटमेंट दिए जाएंगे। अब एक बार कॉन्सिलेटर ने सभी स्टेटमेंट को रीड कर लिया, स्टेटमेंट को रीड करने के बाद कॉन्सिलेटर दोनों पार्टीज को वापस से बोलेगा कि अब आप दोनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखो कि आप क्यों सही हो और क्या चीज आप चाहते हो, किस तरह से सेटलमेंट आप करना चाहते हो। तो दोनों पार्टीज अगेन अपने अपने स्टेटमेंट यहां पर देगी आपके कॉन्सिलेटर को। इस बार ये अपना अपना पक्ष रखेगी। पहली बार में आपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर फैक्ट्स पब्लिश करे थे, सेकेंड बार के अंदर आप अपने अपने स्टेटमेंट दोगे, आर्ग्यूमेंट दोगे, किस तरह का सेटलमेंट आप चाहते हो। ये सभी चीजें आप अगेन वापस दोगे कॉन्सिलेटर को, और ये सेम चीजों की कॉपी आपको एक दूसरे को भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन चलने वाला है। ये सब मिलने के बाद आर्बिट्रेटर अपना दिमाग लगाएगा। अगर उसके दिमाग में कोई प्रपोज सेटलमेंट आ रहा है, उस प्रपोज सेटलमेंट के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है रिलेटेड टू योर डिस्प्यूट। तो ये हमारा सबमिशन का सिंपल सा तरीका है। देन आता है हमारा सेक्शन नंबर 66 जो कि कॉन्सिलेटर को बाइंड करता है। अब कॉन्सिलेटर ने इतनी सारी प्रोसीडिंग करी, इतने सारे स्टेटमेंट लिए, तो ये स्टेटमेंट लेने देने का जो काम है, जो आपकी प्रोसीडिंग्स है, ये कौन से लॉज गवर्न करेंगे। तो यहां पर आपको बताया गया है कि जब भी आप कोई एविडेंस लेते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट लेते हैं, इनको आपका इंडियन एविडेंस एक्ट और आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये इंपैक्ट नहीं करेंगे। तो आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये कॉन्सिलेटर को बाइंड नहीं करेंगे। मतलब कॉन्सिलेटर को इन दोनों एक्ट को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है कि सभी एविडेंस आपको प्रोसीडिंग से पहले देने होंगे, तो आपके कॉन्सिलेटर के ऊपर इंडियन एविडेंस का कोई भी इंपैक्ट नहीं है, कोई भी बाइंडिंग नहीं है। उसकी इच्छा हो तो इसको फॉलो करे, इच्छा नहीं हो तो फॉलो नहीं करे। एविडेंस को स्टार्टिंग में ले, एंड में ले, मिडल में ले, जहां पर उसको एविडेंस लेना है वो ले सकता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट और आपका सिविल प्रोसीजर कोड ये दोनों ही आपके कॉन्सिलेटर को बाइंड नहीं करेंगे। तो सर बाइंड क्या करेगा, बाइंड करेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कॉन्सिलेटर को जस्टिस करना है दोनों पार्टीज के साथ, दोनों पार्टीज के बीच में ऐसा समझौता करवाना है जिसमें किसी का भी फायदा ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो, यानी कोई पार्टी हारे भी नहीं, जीते भी नहीं, और डिस्प्यूट आपका अच्छे से खत्म हो जाए। तो यहां पर आप अपना इम्पार्शियल नेचर बनाएंगे, दोनों को फेयर हियरिंग देंगे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, और उसके बेसिस पर आप करेंगे यहां पर अपना कॉन्सिलेशन एंड जजमेंट। तो ये हमारा सेक्शन 65 और 66 का कंसेप्ट है, कवर करते स्टडी मैट से। 65 बोलता है कि कॉन्सिलेटर रिक्वेस्ट करेगा दोनों पार्टीज को कि रिटर्न स्टेटमेंट दो, जहां पर नेचर ऑफ डिस्प्यूट और पॉइंट एट इश्यू मुझे डिस्क्राइब करो, और जो चीज आप मुझे दे रहे हो ये सामने वाली पार्टी के साथ भी शेयर कर देना। देन सेकंड बार के अंदर वापस से फर्दर रिटर्न स्टेटमेंट मंगाए जाएंगे। इस बार हम आपका स्टेटमेंट लेंगे, आर्ग्यूमेंट लेंगे। तो यहां पर हम आपका फैक्ट्स और ग्राउंड लेने वाले जिनके बेसिस पर आपका यहां पर डिस्प्यूट हो रहा है। अगेन यहां पर एक कॉपी आपको सामने वाली पार्टी को देनी पड़ेगी, और अगर कोई फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ये था सेक्शन 65। देन आता है सेक्शन 66 जो कि बोलता है कि कॉन्सिलेटर आपके सिविल प्रोसीजर कोड और आपके इंडियन एविडेंस एक्ट से बाइंड नहीं होगा। तो बाइंड किससे होगा, बाइंड होगा ये अपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। आपको यहां पर दोनों पार्टीज को फेयर मौका देना है, दोनों पार्टीज की बातें सुननी है, किसी की बात को दबाना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए डिसीजन देकर आना है। देन सेक्शन 66 के बाद सेक्शन 67 बात करेगा कि हमारे कॉन्सिलेटर का एक्चुअल में रोल क्या है, क्या क्या चीजें इन्हें यहां पर करके आनी है। तो रोल ऑफ कॉन्सिलेटर सेक्शन 67 बात करता है। चलते समझते हैं हमारे रोल को। तो हमारे रोल क्या है सर कॉन्सिलेटर के,
कॉन्सिलेटर का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रोल है एमिकेबल सेटलमेंट लाना। सर एमिकेबल क्या होता है? एमिकेबल मतलब फ्रेंडली सेटलमेंट, यानी दोनों पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को खत्म करना, किसी का नुकसान ना होने देना एंड दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, यही हमारे कॉन्सिलेटर का काम है। तो यहां पर कॉन्सिलेटर इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रहते हुए दोनों की बातें सुनेगा और एक एमिकेबल सेटलमेंट लेकर आएगा, फ्रेंडली सेटलमेंट लेकर आएगा, जिससे दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हो सके। सबसे पहला काम रहेगा एमिकेबल सेटलमेंट। दूसरा यहां पर काम है अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। सर कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने? आपको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो करने, आपको फेयरनेस मेंटेन करनी है, जस्टिस यहां पर ध्यान में रखना है कि किसी भी पार्टी के साथ गलत न्याय ना हो, दोनों के साथ सही न्याय हो, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आपको ध्यान में रखने, जो आपकी कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस है, जो आपके कन्वेंशन है, इनको ध्यान में रखना है एंड इन सभी गाइडिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर सेटलमेंट पर आपको पहुंचना है। फ्लेक्सिबल प्रोसेस रहने वाला है। यहां पर दोनों पार्टीज आपके कॉन्सिलेटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाए, इस डेट पर इस टाइम पर मीटिंग करी जाए, और यहां पर दोनों पार्टी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें स्पीडी रेजोल्यूशन चाहिए, तो कॉन्सिलेटर आपके प्रोसेस को फ्लेक्सिबल करते हुए स्पीडी रेजोल्यूशन आपको यहां पर देगा। तो यहां पर बिल्कुल आपका फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। सेटलमेंट के प्रपोजल भी आपके सेटलमेंट कॉन्सिलेटर को देने लगेंगे। तो अगर आपकी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के बीच में कॉन्सिलेटर को रखता है कि इन टर्म्स के बेसिस पर सेटलमेंट किया जा सकता है, तो कॉन्सिलेटर यहां पर एक प्रपोज सेटलमेंट का ड्राफ्ट क्रिएट करेगा, दोनों पार्टीज के साथ शेयर करेगा कि अगर आपको ये ड्राफ्ट सही लग रहा है तो हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटलमेंट एग्रीमेंट एंटर कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि यहां पर सेटलमेंट किया जा सकता है, आप एक सेटलमेंट टर्म्स क्रिएट कर सकते हो, तो कॉन्सिलेटर को यहां पर अपना एक सेटलमेंट एग्रीमेंट क्रिएट करना है। आपको ध्यान में रखना है कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट की जो प्रपोज टर्म है, ये आपकी वर्बल भी हो सकती है, राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। तो अगर आपको कोई सेटलमेंट प्रपोज करना है तो आप वर्बल कर सकते हो, राइटिंग यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, राइटिंग में देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन राइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रपोजल आपका वर्बल हो सकता है, लेकिन जब सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा, सेटलमेंट एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग होगा, वर्बल अलाउड नहीं है। तो ये हमारे रोल है कॉन्सिलेटर के, कवर करते हैं स्टडी मैट से। तो यहां पर पार्टीज को असिस्ट करना है इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में, ताकि एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंच सके। अब एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए आपके आर्बिट्रेटर को फेयरनेस मेंटेन करनी है, इंपार्शियलिटी मेंटेन करनी है, नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है। तो ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, जस्टिस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड ट्रेड प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन तक पहुंचना है। यहां पर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगी, दोनों ही पार्टीज के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखा जाएगा कि दोनों पार्टी चाहती कि जल्दी डिस्प्यूट खत्म हो, तो आपको स्पीडी रेजोल्यूशन यहां पर दिया जाएगा। तो यहां पर नीड ऑफ स्पीडी सेटलमेंट को भी ध्यान में रखा जाएगा। लास्ट पार्ट है कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर लगता है कि यहां पर सेटलमेंट किया जा सकता है, तो प्रपोजल फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आप दे सकते हो। ये वर्बल होगा तो भी चलेगा, राइटिंग में होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा वो राइटिंग में जरूर होना चाहिए। सेक्शन 67 के बाद नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन 68, 69 एंड 70। 68 बात करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस की, मतलब प्रोसीडिंग्स के बीच में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट की आपको रिक्वायरमेंट है, कोई लॉ का इंटरप्रिटेशन चाहिए, कोई थर्ड पार्टी का एक्सपर्टीज चाहिए, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के लिए मांग सकते हो। कम्युनिकेशन कैसे होगा पार्टीज और कॉन्सिलेटर के बीच में, और लास्ट हम बात करेंगे डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर। चलते समझते तीनों ही सेक्शंस को। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस की। या तो दोनों पार्टीज ने अग्री करा है या फिर कॉन्सिलेटर ने दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ किसी भी इंस्टीट्यूशन से हेल्प मांगी जा सकती है। मान लेते हैं यहां पर आपके दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट कुछ अकाउंटिंग को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है। अब फाइनेंस और अकाउंटिंग के एक्सपर्ट होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो या तो पार्टीज खुद अग्री कर ले या फिर कॉन्सिलेटर दोनों पार्टी से बात करके कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को मंगवा सकता है, बुलवा सकता है, और उन चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक्सपर्टीज के बेसिस पर सेटलमेंट करवा सकता है। तो अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन का, आप उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर्सन के पास जाकर असिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन पार्टीज की कंसेंट या फिर एग्रीमेंट होना जरूरी है। सेक्शन 69 बात करता है कम्युनिकेशन की। अगर आपको दोनों पार्टी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप उनको फोन लगाकर या फिर मैसेज कर कर बुला सकते हो। दोनों पार्टीज के साथ आप ज्वाइंटली कम्युनिकेशन कर सकते हो या फिर दोनों पार्टी से सेपरेटली मिलकर भी बात कर सकते हो। तो ज्वाइंट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, सेपरेट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन जिस जगह पर होगा वो लोकेशन
आप खुद कॉन्सिलेटर डिसाइड करेगा, लेकिन लोकेशन डिसाइड करते हुए आपको दोनों पार्टीज की कन्वीनियंस को ध्यान में रखना है कि इनके क्या चीज पास में पड़ेगी, कहां पर हम लोग मिल सकते हैं, ये कॉन्सिलेटर को डिसाइड करना है, पर दोनों का कन्वीनियंस ध्यान में रखकर डिसाइड करना है। तो ये आपके कम्युनिकेशन को लेकर पॉइंट है कि आप ज्वाइंट कम्युनिकेशन, सेपरेट कम्युनिकेशन, सभी तरह का कम्युनिकेशन डिसाइड है, लोकेशन आपको कन्वीनियंस देखकर डिसाइड करनी पड़ेगी। सेक्शन 70 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की। अब डिस्क्लोजर कैसे होगा? अगर किसी भी पार्टी ने फैक्ट शेयर करें कोई भी डिस्प्यूट के, फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट होते हैं कि ये तो हुआ ही हुआ है, मतलब ये पॉइंट हुए हैं, तो किसी भी केस के जो फैक्ट्स है अगर ये आपके साथ शेयर किए जाते तो ये आपको दूसरी पार्टी के साथ शेयर करने, ताकि दूसरी पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी हो अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने की। तो कोई भी पार्टी आपके साथ फैक्ट शेयर करेगी, आप दूसरी पार्टी के साथ सेम चीज शेयर करोगे ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले। बट इन केस किसी पार्टी ने बोल दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, इनको कॉन्फिडेंशियल रखना, सामने वाले के साथ शेयर मत करना, तो यहां पर आप डिस्क्लोजर नहीं करोगे। ये है हमारा डिस्क्लोजर को लेकर सेक्शन। कवर करते कंसेप्ट से। सबसे पहले बात करेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। पार्टीज को लगता है या फिर कॉन्सिलेटर को लगता है तो कंसेंट, पार्टीज की कंसेंट के साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस को अरेंज करवा सकते हो। यहां पर कम्युनिकेशन सर्विस हो सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आपको करवाना है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपको हेल्प चाहिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट के पास जा सकते हो। कम्युनिकेशन करना है पार्टीज के बीच में, तो आप दोनों ही पार्टीज को एक साथ बुला सकते हो, तो कम्युनिकेट कर सकते हो ओरली या फिर राइटिंग के अंदर, विथ पार्टीज टुगेदर या फिर सेपरेटली। तो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अलाउड है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, साथ में या फिर अलग अलग, लेकिन जो लोकेशन होगी, आपकी जो प्लेस होगी, वो कॉन्सिलेटर डिटरमाइन करेगा, और डिटरमाइन करते हुए आपको दोनों पार्टी के साथ कंसल्ट करना है और उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको प्लेस डिसाइड करनी रहेगी। देन आता है हमारा डिस्क्लोजर सेक्शन 70। सेक्शन 70 बोलता है कि कोई भी फैक्ट अगर आपको मिलते हैं, तो कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है डिस्प्यूट को लेकर, आपको सामने वाली पार्टी को शेयर करनी, ताकि उनके पास अपॉर्चुनिटी हो अपने पार्ट को एक्सप्लेन करने की। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने बोल दिया कि ये जो इंफॉर्मेशन इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, शेयर नहीं किया जाए, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कॉन्सिलेटर डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो ये हमारी प्रोसीडिंग करने का तरीका था। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, सिलेबस का लास्ट पार्ट है सेटलमेंट। सेटलमेंट एग्रीमेंट किस तरह से बनेगा, सेटलमेंट होगा कैसे, कॉन्सिलेशन किस तरह से एंड होगा, ये हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 73 के अंदर। तो सेक्शन 73 बात करने वाला है सेटलमेंट एग्रीमेंट की, कि सेटलमेंट एग्रीमेंट किस तरह से बनने वाला है। और सेक्शन 74 बोलेगा कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट, इसका स्टेटस क्या है, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। ये दोनों सेक्शन आपको साथ में पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले बात होगी सेटलमेंट फॉर्मुलेशन की। तो सेटलमेंट फॉर्मुलेशन कैसे होता है? पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट में आप कॉन्सिलेटर को अपॉइंट करते हो, कॉन्सिलेटर आपकी बातें सुनता है, आपसे एविडेंस मंगाता है, आपसे स्टेटमेंट मंगाता है, सभी को एनालाइज करके अगर आपके कॉन्सिलेटर को लग रहा है कि यहां पर सेटलमेंट किया जा सकता है, तो कॉन्सिलेटर यहां पर प्रपोज करेगा टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। अब ये जो टर्म्स आपने प्रपोज करी, ये राइटिंग में हो सकती है, ओरली हो सकती है, किसी के अंदर भी चलेगी। अगर ये प्रपोज टर्म्स के ऊपर पार्टीज का कोई फीडबैक आता है कि इन टर्म्स के अंदर ये चेंजेस करिए, तो उन चेंजेस को आप करने के बाद रिवाइज टर्म्स रखेंगे पार्टीज के सामने। तो आपने पहले टर्म्स प्रपोज करी, जिनके ऊपर फीडबैक आया, तो आपने टर्म्स को रिवाइज करा, रिवाइज टर्म्स को आपने भेजा है पार्टीज के बीच में, पार्टीज रिवाइज टर्म्स को पढ़ती है, उनको पढ़कर उन्हें अच्छा लगता है कि इस बेसिस पर सेटलमेंट किया जा सकता है, तो दोनों पार्टीज यहां पर सेटलमेंट कर लेगी। लेकिन सेटलमेंट रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर होगा, प्रपोजल ओरल वर्बल हो सकता है, लेकिन आपका जो सेटलमेंट डॉक्यूमेंट है वो हमेशा राइटिंग के अंदर होगा। दोनों पार्टीज यहां पर अपने अपने सिग्नेचर करेगी आपके सेटलमेंट एग्रीमेंट के ऊपर। सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन होने के बाद दोनों पार्टीज के ऊपर फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा। एक बार सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हो गया, सेटलमेंट एग्रीमेंट वापस से जाएगा कॉन्सिलेटर के ऊपर, कॉन्सिलेटर अपनी यहां पर स्टांप लगाएगा, अपने सेटलमेंट एग्रीमेंट को ऑथेंटिकेट करेगा कि मेरे सामने ये सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूं, और ऑथेंटिकेट करने के बाद एक एक कॉपी दोनों पार्टी को दे दी जाएगी। तो यहां पर ऑथेंटिकेट करने के बाद पार्टीज को करी जाएगी कॉपीज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट। तो ये था आपका सेक्शन 73। अब सेक्शन 74 क्या बोलता है? सेक्शन 74 केवल एक सिंगल लाइन का सेक्शन है। ये बोलता है कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट आपने यहां पर बनाया है, ये आर्बिट्रल अवार्ड की तरह एनफोर्सेबल रहेगा। तो जो आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट है वो आर्बिट्रल अवार्ड के इक्वल है। आर्बिट्रल अवार्ड किसके इक्वल है? आर्बिट्रल अवार्ड कोर्ट के ऑर्डर के इक्वल है, मतलब सेटलमेंट एग्रीमेंट आपके कोर्ट के ऑर्डर की तरह रहेगा। तो यही हमारा सिंपल सा सेक्शन 74 है। कवर करते हैं स्टडी मैट से।
73 बोलता है कि अगर एग्जिस्ट करते हैं आपके सेटलमेंट के कोई भी टर्म्स, तो यहां पर आपको टर्म्स को फॉर्मुलेट करना है पॉसिबल सेटलमेंट के, और पार्टीज को भेजना है उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए। पार्टीज ऑब्जर्वेशन को देखेगी, उनमें कोई चेंजेस करना है तो चेंजेस रिक्वेस्ट करेगी और वापस से आपको रिवाइज टर्म भेजनी पड़ेगी। अगर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है तो यहां पर सेटलमेंट एग्रीमेंट को ड्रॉ करना है, साइन करना है, या तो पार्टी खुद ही सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्रॉ करके साइन कर लेगी या फिर कॉन्सिलेटर का असिस्टेंस लेगी। तो यहां पर या तो पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है कॉन्सिलेटर को सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्रॉ करने के लिए, या फिर पार्टी खुद भी कर सकती है। एक बार पार्टीज ने सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया तो ये फाइनल रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। आपके आर्बिट्रेटर को या आपके कॉन्सिलेटर को इसको ऑथेंटिकेट करना है, मतलब अपना सील और स्टाम्प वहां पर लगाना है, और फिर आपको ऑथेंटिकेटेड कॉपी दोनों पार्टी को देनी है, और यहां पर एक एक कॉपी दोनों पार्टी को दी जाएगी। तो ये आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट करने का तरीका है। देन आता है आपका सेक्शन 74 जो कि बात करता है कि आपका जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है इसका सेम स्टेटस रहेगा जिस तरह से आर्बिट्रल अवार्ड रहता है। एंड सेक्शन 30 के अंदर हमने आर्बिट्रल अवार्ड का फाइनल एंड बाइंडिंग स्टेटस देखा था कि आर्बिट्रल अवार्ड कोर्ट के ऑर्डर की तरह एनफोर्सेबल रहता है। कोई पार्टी ने मना कर दिया कि मैं आर्बिट्रल अवार्ड या फिर सेटलमेंट अवार्ड को नहीं मानूंगा, तो आप कोर्ट के ऑर्डर की तरह इसको एनफोर्स करवा सकते हो, पुलिस को बोल सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, एंड पुलिस वाले कोर्ट वाले उसको तोड़कर आपके कोर्ट में लेकर आएंगे एंड कोर्ट उनसे एनफोर्समेंट करवाएगा। इसके बाद लास्ट है हमारे पास टर्मिनेशन ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग। अब यहां पर तो आपका सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट होने पर तो आपका टर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों पर आपका सेटलमेंट और टर्मिनेशन होता है प्रोसीडिंग का, ये हमें डिस्कस करना है। तो लास्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 76 जो कि आपकी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स को करने वाला है एंड। अभी एक तरीका तो हमने सीख लिया, अगर दोनों पार्टीज में सुलह हो जाती है, समझौता हो जाता है, तो सेटलमेंट एग्रीमेंट एंटर होने के बाद कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग भी हो जाएगी एंड। तो अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट एग्रीमेंट को साइन कर देते तो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग एंड है। किस डेट पर एंड है? तो जिस डेट पर आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है उसी डेट पर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होगी एंड। तो ये तो आपका एक तरीका है कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग को एंड करने का। इसके साथ साथ तीन तरीके और हैं। दूसरा तरीका है कि आपके जो कॉन्सिलेटर हैं, आपकी कॉन्सिलेशन को देखते हुए उन्हें लगता है कि इन दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरह का सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्सिलेटर दोनों पार्टी से डिस्कस करके उनकी कंसेंट के साथ एक रिटन स्टेटमेंट इश्यू करेगा और उस रिटन स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर देगा कि यहां पर किसी भी तरह का कॉन्सिलेशन नहीं हो सकता है। तो या तो कॉन्सिलेटर आपकी बातों से ऊब चुका है, वो आपके ऊपर अपनी हिम्मत हार चुका है, तो वो यहां पर एक रिटन स्टेटमेंट डिक्लेयर कर देगा, और जिस दिन ये रिटन स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया है उस दिन आपकी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग हो जाएगी एंड। तो या तो आपका आर्बिट्रेटर आपसे हार मान चुका है, या फिर तीसरा केस है कि आपकी पार्टीज हार मान चुकी है, दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हमारे बीच में किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता है, तो दोनों पार्टीज ने मिलकर एक डिक्लेरेशन दे दिया, डिक्लेरेशन पर साइन कर दिए, तो जिस दिन ये डिक्लेरेशन साइन हुआ है उस डेट पर आपका कॉन्सिलेशन हो जाएगा एंड। और चौथा केस है कि एक पार्टी को लग रहा है कि यहां पर तो समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो उस पार्टी ने यहां पर अपना डिक्लेरेशन बनाया, साइन कर दिया, जिस दिन डिक्लेरेशन साइन हुआ है उस दिन कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होगी एंड। तो यहां पर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग एंड होने के चार तरीके बनते हैं। पहला तरीका तो सेटलमेंट तरीका है जो कि हंसी खुशी होता है, लेकिन बाकी के जो तीन तरीके वो हंसी खुशी नहीं होते हैं, वहां पर बिना कोई रेजोल्यूशन के आपका एंडिंग होने वाली है। या तो कॉन्सिलेटर एंड कर देगा, या दोनों पार्टी एंड कर देगी, या फिर सिंगल पार्टी भी एंड कर देगी, तो आपका कॉन्सिलेशन हो जाएगा वहीं पर एंड। यही हमारा सेक्शन 76 बात करता है। सेक्शन 76 बोलता है कि टर्मिनेशन हो जाएगा अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट रीच होता है, तो जिस भी दिन एग्रीमेंट बना है उस दिन हम लोग टर्मिनेशन मानेंगे। बाकी तीनों केस के अंदर जिस दिन डिक्लेरेशन साइन हुआ कि समझौता नहीं हो सकता, वही आपका डेट ऑफ टर्मिनेशन बनेगा। तो यहां पर कॉन्सिलेटर ने आफ्टर कंसल्टेशन विद पार्टीज डिक्लेरेशन बना दिया है, तो यहां पर डेट ऑफ डिक्लेरेशन। दोनों पार्टीज ने मिलकर प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करा है, तो भी आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन। या फिर कोई एक पार्टी ने अदर पार्टी और कॉन्सिलेटर को इन्फॉर्म कर दिया कि हमें प्रोसीडिंग को टर्मिनेट करना है, हमें किसी तरह का समझौता नहीं करना है, तो यहां पर भी डेट ऑफ डिक्लेरेशन पर कॉन्सिलेशन हो जाएगा एंड। तो ये हमारे सभी सेक्शन थे आपके कॉन्सिलेशन एक्ट के। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट होता है कंप्लीट। अब यहां पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी टू डिसकंटिन्यू कॉन्सिलेशन प्रोसेस इज नॉट टर्मिनेशन। यहां पर आपने सभी जगह देखा है कि आपको रिटर्न के अंदर देना पड़ेगा, तो सब जगह रिटर्न डिक्लेरेशन है। अगर मैं हाईलाइट करूं यहां पर एक बार, तो यहां पर आप देख सकते हैं सब जगह रिटर्न वर्ड लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको हमेशा रिटर्न वे में ही
टर्मिनेशन किया जा सकता है। अगर दोनों पार्टी ने ओरली बोला कि हम लोग आगे कंसिलेशन नहीं करना चाहते तो ओरल अग्रीमेंट इज नॉट ए वैलिड एग्रीमेंट, आपका कंसिलेशन फिर भी चलता रहेगा। जब तक राइटिंग के अंदर आप डिक्लेयर नहीं कर देते तब तक कंसिलेशन एंड नहीं होने वाला है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यू है, एमसीक्यू करते हैं हम लोग डिस्कस। यहां पर एसएन कंपनी रेगुलरली आरएन कंपनी को सप्लाई करती है पर्टिकुलर डेट पर। मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ है तो आरएन कंपनी ने यहां पर प्राइसेस ऑफ सप्लाईज इंक्रीज कर दी है, तो एसएन कंपनी ने रिक्वेस्ट करा है आरएन कंपनी को नॉट टू इंक्रीज द प्राइस। तो यहां पर हो क्या रहा है, आरएन कंपनी एस को यहां पर सप्लाई कर रही थी, आर का मैनेजमेंट चेंज हो गया तो मैनेजमेंट ने प्राइसेस बढ़ा दी और बढ़ी हुई प्राइसेस से सप्लाई करी जा रही है। तो यहां पर एस ने बोला कि प्राइसेस मत बढ़ाओ, तो आर और एस के बीच में डिस्प्यूट हुआ है प्राइसेस को लेकर, तो यहां पर बिग लॉस हो जाएगा हमें। तो एस बोल रहा है कि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो पीक सीजन में हमें लॉस हो जाएगा, बट आरएन कंपनी ने रिव्यूज कर लिया तो एस और आर के बीच में मैटर जाता है कॉन्सिलेशन को, तो दोनों पार्टी मिलकर कॉन्सिलेशन में जाना चाहती है। तो यहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कब आप कॉन्सिलेशन में जा सकते हो। दोनों पार्टी के अगर कंसेंट है तो आप कॉन्सिलेशन में जा सकते हो। तो मैटर मे बी रेफर टू कॉन्सिलेशन इफ आरएन कंपनी गिव इट्स कंसेंट। तो यहां पर एसएन कंपनी ने तो आगे से बोला कि हमें कॉन्सिलेशन में जाना, तो एसएन कंपनी की कंसेंट तो है ही, आरएन कंपनी की भी कंसेंट आ जाएगी तो आप कॉन्सिलेशन में जा सकते हो। यह रहेगा हमारा ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट है राम और श्याम पार्टनर है फर्म के अंदर, राम को ऑथराइज है गुड्स को परचेज करना और श्याम का काम है गुड्स को सेल करना। डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में सेलिंग प्राइस को लेकर। राम का भी है कि प्राइस हमें बढ़ानी है बट श्याम उसको बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है तो प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो बोथ यहां पर अग्री करते कि हमें कॉन्सिलेशन में जाना है। अब कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग कब कमेंस होगी, तो सबसे पहला सेक्शन ही हमने सीखा था, अगर कॉन्सिलेशन स्टार्ट करना है तो सामने वाली पार्टी को रिटर्न निमंत्रण आपको देना पड़ेगा, लिखित में निमंत्रण देना पड़ेगा, और जब ये लिखित का निमंत्रण एक्सेप्ट किया जाएगा राइटिंग के अंदर तभी जाके कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो जब यहां पर श्याम जी एक्सेप्ट कर लेंगे रिटर्न इन्विटेशन को तब जाके कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होने वाली है स्टार्ट। बाकी के ऑप्शन अगर आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो, लेकिन ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है तो हम लोग इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल कंसेप्ट और उसके आंसर को ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3। यहां पर डिस्प्यूट होता है रमन और समन के बीच में, दोनों अग्री करते हैं कि कॉन्सिलेशन पर जाना है। रमन ने सजेस्ट करा है कि विष्णु को हम लोग कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेंगे, समन इस पर अग्री नहीं कर रहा है। समन ने सजेस्ट करा है कि मोर देन वन कॉन्सिलेटर हम लोग अपॉइंट करना चाहते हैं, तो विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट के लिए तो आपको सभी स्टेटमेंट रीड करने पड़ेंगे। तो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में अगर एक कॉन्सिलेटर है तो दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड करते हैं, तो पार्टी में अग्री ऑन द सेम, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में दो कॉन्सिलेटर है तो दोनों पार्टी अपना अपना एक एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेंगे, तो यहां पर ईच पार्टी अपॉइंट वन, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहां पर आपका डी पॉइंट है, डी बोलता है कि अगर तीन कॉन्सिलेटर होंगे तो दोनों पार्टी अपना अपना एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेगी और तीसरे वाले को भी दोनों पार्टी मिलकर अपॉइंट करेगी और पार्टी अग्री करेगी नेम ऑफ थर्ड कॉन्सिलेटर, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यही वाला इनकरेक्ट होगा। अब इनकरेक्ट क्या है यहां पर, अगर यहां पर तीन कॉन्सिलेटर है तो दोनों पार्टी एक एक अपॉइंट करेगी, ये बात तो सही है, लेकिन यहां पर इसके आगे इनकरेक्ट बात बोली है कि कॉन्सिलेटर विल अपॉइंट द थर्ड। क्या कॉन्सिलेटर अपॉइंट करता है? कॉन्सिलेटर अपॉइंट नहीं करता है, पार्टीज अपॉइंट करती है, तो पार्टी विल अग्री ऑन द थर्ड कॉन्सिलेटर, तो ये पार्ट इनकरेक्ट है, तो ये आपका आंसर सी होता है इनकरेक्ट। क्वेश्चन 4 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोसेस, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहां पर भी सभी स्टेटमेंट रीड करने पड़ेंगे। कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग इमीडिएटली कमेंस हो जाती है अपॉन रिसिप्ट ऑफ रिटर्न इन्विटेशन। क्या इन्विटेशन पर होती है? इन्विटेशन पर नहीं, इन्विटेशन को रिटर्न एक्सेप्ट करने पर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, इनकरेक्ट है ये। अदर पार्टी ने अगर रिजेक्ट करा इन्विटेशन तो प्रोसीडिंग में स्टिल बे प्रोसीड, एक बार रिजेक्शन आ गया तो आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, ये इनकरेक्ट है। पार्टी जिसने कॉन्सिलेशन को स्टार्ट करा है उसको 30 डेज के अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए विद इन सेंडिंग द इन्विटेशन, या फिर विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, या तो 30 डेज या फिर आपकी टाइम फ्रेम रिप्लाई आ जाना चाहिए। अगर रिप्लाई नहीं आया तो आप उसको रिजेक्शन ट्रीट कर सकते हो। तो यहां पर फॉर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग टू कमेंस, तो ये आपका सिंपल सा पॉइंट बोला यहां पर कि या तो आपको 30 डेज में रिप्लाई आना चाहिए या फिर आपको विद इन द टाइम स्पेसिफाइड उसमें रिप्लाई आना चाहिए, तो यही आपका सिंपल सी बात बोली। इसमें आगे की लाइन मेंशन नहीं करी कि यहां पर आप इसको इलेक्ट कर सकते हो कि ये सामने वाली पार्टी का रिजेक्शन है, बट यहां पर जितनी बात मेंशन है इतनी बात बिल्कुल करेक्ट है कि 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई आ जाना चाहिए फॉर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग टू कमेंस। अगर आएगा तभी आप कमेंस कर सकते हो, नहीं आएगा तो वैसे भी आपको इसको रिजेक्शन ट्रीट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है, अगर इनिशिएटिंग पार्टी को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम हैव ऑप्शन टू प्रोसीड विद कंसिलेशन प्रोसीडिंग, अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो क्या आप कंसिलेशन प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकते हो? रिप्लाई नहीं मिला तो किसी भी तरह की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, रिप्लाई ना मिलने पर आप उसको रिजेक्शन ट्रीट कर
सकते हो, एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोल ऑफ कॉन्सिलेटर इन कंसिलेशन प्रोसीडिंग इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्सिलेटर को ऑथराइज नहीं है रिटर्न स्टेटमेंट मंगाना, क्या रिटर्न स्टेटमेंट नहीं मंगा सकता? बिल्कुल मंगा सकता है, तो ये इनकरेक्ट है। ईच पार्टी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ब्रीफ स्टेटमेंट टू कॉन्सिलेटर अपॉन इस एग्रीमेंट अपॉइंटमेंट बट दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू शेयर विद अदर। क्या दूसरी पार्टी के साथ शेयर नहीं करना है? बिल्कुल करना है, तो ये भी इनकरेक्ट है। Conciliator may request each party to submit a further written statement of their position, supporting evidence and submission must be shared with other party। आप एडिशनल स्टेटमेंट, एडिशनल एविडेंस मंगा सकते हो एंड जो भी चीज आप मंगाओगे सामने वाली पार्टी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट है कि कॉन्सिलेटर प्रोहिबिट है रिक्वायरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या आप एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मंगा सकते? बिल्कुल मंगा सकते हो, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। करेक्ट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर सभी एमसीक्यू के आंसर हो चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारे आईसीआई के सेशन वाले एमसीक्यू। सबसे पहला एमसीक्यू आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमारे कॉन्सिलेटर का की रोल क्या होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर? आपको इम्पार्शियल मैनर के अंदर दोनों पार्टीज का सेटलमेंट करवाना है। तो यहां पर एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आपको रेजोल्यूशन के लिए सजेशन देने हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ डज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिलेशन बेनिफिट द पार्टीज? कॉन्सिलेशन आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे आप इम्पार्शियल मैनर के अंदर स्पीडी रेजोल्यूशन लेकर आ सकते हो जो कि पार्टीज के लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो यहां पर कॉन्सिलेटर उन्हीं प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगा जो कि डिस्प्यूट को सूट करेंगे और एंश्योर करेगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप उन प्रोसेस को सिलेक्ट करोगे जिनमें आपको डिस्प्यूट में हेल्प मिले एंड उन प्रोसेस को आप सिलेक्ट करोगे जिनसे आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहे, आपकी कॉस्ट कम बने। नंबर ऑफ कॉन्सिलेशन डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर अंडर इंडियन आर्बिट्रेशन लॉ। अब नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर और आर्बिट्रेटर में डिफरेंस क्या है? कॉन्सिलेटर ऑड या फिर इवन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड होने चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर कैन बी इवन और ऑड, बट आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड होंगे। प्रिंसिपल कौन सा है जो कि कंडक्ट करेगा आपकी कॉन्सिलेटर को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको फॉलो करना है, आपको इम्पार्शियल और फेयर रहना है। तो ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, ये तीनों ही पॉइंट आपको प्रिंसिपल की फॉर्म में फॉलो करने हैं। क्या की एडवांटेज है कॉन्सिलेशन का ओवर ट्रेडिशनल लिटिगेशन? तो कॉन्सिलेशन के केस में आपका स्पीडी रेजोल्यूशन है, आपकी कॉस्ट कम रहती है एंड यहां पर सेटलमेंट होता है, कोई भी पार्टी ना ही जीतती ना ही कोई पार्टी हारती है। तो फास्टर है, एंश्योर है इक्विटेबल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64(1) हाउ इज सिंगल कॉन्सिलेटर अपॉइंटेड? सिंगल कॉन्सिलेटर को अपॉइंट कैसे करोगे? दोनों पार्टी अग्री करके अपॉइंट करेगी, तो पार्टी म्यूचुअली अग्री। व्हाट स्पेसिफिक लॉ डज सेक्शन 66 एग्जम फ्रॉम कॉन्सिलेटर? सेक्शन 66 ने दो लॉ से हमें एग्जम करा था, सिविल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सिविल इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यहां से आपका कॉन्सिलेटर एग्जम्प्ट है। उनको जरूरी नहीं कि इन दोनों लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स को करा जाए, वो अपने अकॉर्डिंग एंड पार्टीज के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसीडिंग्स को फॉलो करेगा। प्राइमरी पर्पस क्या है सेक्शन 70 का इन कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग? तो सेक्शन 70 दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाना चाहता है टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट व्हाइल प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो सेक्शन 70 ने डिस्क्लोजर की बात करी थी। कौन सा सेक्शन 70 था, एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो सेक्शन 70, तो ये रहा आपका सेक्शन 70 जिसने डिस्क्लोजर की बात करी थी कि सभी डेटा आप सामने वाली पार्टी से शेयर करोगे लेकिन कॉन्फिडेंशियल डेटा को आप शेयर नहीं करने वाले हो। तो आपको यहां पर सेक्शन नंबर भी याद करने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर की लिस्ट हम आपके साथ गूगल ड्राइव पर शेयर कर देंगे, 2-3 बार आप रिव्यू कर लेना ताकि सेक्शन नंबर भी आपको याद रहे, एग्जाम में कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस वंस कॉन्सिलेटर ऑथेंटिकेट द सेटलमेंट एग्रीमेंट? ऑथेंटिकेट करने के बाद दोनों पार्टीज को हमें कॉपीज डिलीवर करनी है, तो हमें दोनों ही पार्टीज को यहां पर कॉपीज डिलीवर करनी है एंड यहां पर आपका एग्रीमेंट फाइनल और बाइंडिंग बन जाएगा। लीगल स्टेटस क्या है एज पर सेक्शन 74? लीगल स्टेटस आपके आर्बिट्रल अवार्ड की तरह है अंडर सेक्शन 30, तो यहां पर आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 30 है। क्वेश्चन 11 बोलता है नॉट ए वे ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में टर्मिनेट अंडर सेक्शन 76। 76 में 4 तरीके बताए थे, सेटलमेंट एग्रीमेंट, रिटर्न डिक्लेरेशन बाय कॉन्सिलेटर, दोनों पार्टी का रिटर्न डिक्लेरेशन और सिंगल पार्टी का रिटर्न डिक्लेरेशन। इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है? तो साइनिंग द सेटलमेंट एग्रीमेंट सही तरीका है, रिटर्न डिक्लेरेशन कॉन्सिलेटर का सही तरीका है, रिटर्न डिक्लेरेशन पार्टी का ये भी सही है, तो लास्ट वाला गलत होगा। तो यहां पर ओरल एग्रीमेंट बोला है, तो ओरल एग्रीमेंट से आपकी प्रोसीडिंग टर्मिनेट नहीं होगी, तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
लास्ट हमारे पास 3 एमसीक्यू है। हु कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो पार्टीज है और कॉन्सिलेटर है यही पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टीज लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो भी लीगली अलाउड है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वही पार्टी कॉन्सिलेशन में जाएगी। व्हाट मेक्स कॉन्सिलेशन मोर अपीलिंग कंपेयर टू आर्बिट्रेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग। तो कॉन्सिलेशन का ऐसा कौन सा बेनिफिट है? यहां पर आपका सेटलमेंट करवाया जाता है, समझौता किया जाता है, यहां पर कोई भी पार्टी हारती नहीं है, जीतती नहीं है, दोनों का यहां पर फायदा होता है। तो ये लेस फॉर्मल है, क्विकर है एंड यहां पर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाला है। लास्ट आपका एमसीक्यू, व्हाट इज द कॉमन मिसयूज ऑफ कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन में जाकर क्या मिसयूज करते हो? तो कॉन्सिलेशन के अंदर दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ आपका कॉन्सिलेशन होता है, सेटलमेंट होता है। तो मान लीजिए आपने पूरा कॉन्सिलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, जब सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन करने का टाइम आया तब सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, क्योंकि सामने वाली पार्टी प्रोसीडिंग्स को डिले करना चाहती थी। तो यहां पर आपका कॉन्सिलेशन को यूज करके लोग बाग डिले लेकर आना चाहते हैं, तो कॉन्सिलेशन को हम लोग डिले टैक्टिक की यूज फॉर्म में मार्केट में यूज किया जाता है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज बनता है। तो ये हमारे सभी एमसीक्यू थे जो कि होते हैं कंप्लीट, और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट का सिलेबस भी हमारा कंप्लीट है। आपका जो भी फीडबैक रहा हो इस सेशन को लेकर, पूरे सिलेबस को लेकर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। एग्जाम में अगर आपको इनसे हेल्प मिलती है तो अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और सेशन के अंदर, तो तब तक के लिए ओके बाय।